Hello everyone. Today we are going to start with the third part, that is, can matter change its state? But before that, you must check out the previous video to get the knowledge of all the content. In the previous video, we have seen that on the basis of physical property, matter can be classified into three states, that is solid, liquid, and the last one is gaseous state, right? In this video, we are going to see that is it possible for matter to change its state? That means, can solid become liquid or liquid become gaseous state or anything else? Is it possible? Take one example. Suppose मैंने कुछ आइस क्यूब लिया एक बीकर में, ठीक, और मैंने उसको गैस पे हीट किया. हीट करूंगी तो आइस क्यूब मेल्ट होएगा, डेफिनेटली होगा. मेल्ट होके आइस क्यूब जो सॉलिड स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में. दैट मीन्स आइस क्यूब क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा. ठीक है. अगर मैं कंटिन्यूअसली उसको फिर हीट करते रहूंगी तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में. दैट मीन्स इट इज पॉसिबल फॉर अस टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. But how it is happening, that we are supposed to understand in this video. कि जो solid ice cube थे वो liquid कैसे बने, फिर liquid से किस में गए, gaseous state में vapors कैसे बने, वही हमको इसमें समझना है. समझ में आया टॉपिक? और ये जो मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंज होता है, ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ लेट अस सी द बेसिक क्वेश्चन फॉर दिस. And the question is, what do you mean by interconversion of states of matter? And the answer for that is, the one state of a substance can be converted into another state by changing the interparticle spaces. This means for the conversion of states of matter, there are two ways to achieve it. First one by changing the temperature and second one by changing the pressure. By above paragraph, I mean that किसी भी मैटर को या सब्सटेंस को मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकती हूँ, और ये जो प्रोसीजर रहता है ये क्या कहलाता है? इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. बट करेंगे कैसे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. इसको करने के लिए हम जानते हैं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इंटर पार्टिकल स्पेसेस. ठीक है. द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, इट इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस. अब किसी में इंटर पार्टिकल स्पेस कम रहता है तो वो स्टेट को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट. और किसी में मीडियम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट. और किसी में ज्यादा रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं? गैसियस स्टेट. तो अगर मैं जो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस है उनको चेंज कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्शन मिल जाएगा. ठीक है. Now let us start with the first one, that is by changing the temperature, how we are going to convert from one state to the other state. Let us see the effect of temperature. That means अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हम कौन से स्टेट से किस स्टेट में जाते हैं. Let us see it first. Now suppose we had taken a solid and that solid is ice cube. ice cube लिया हमने, वो कौन सा स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में. ठीक है. और उस आइस क्यूब को अगर हम लिक्विड स्टेट में लाना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे. हीट कर रहे हैं मतलब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. एंड द प्रोसेस बाय विच solid get converted into which state? Liquid. It is called what? Melting or fusion. मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा? या तो मेल्टिंग बोल सकते हैं इसको या फ्यूजन. ठीक है. तो अभी तक हमने देखा था, यहाँ पे हमने आइस लिया, यहाँ पे हमने वाटर लिया. ठीक है. जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, आइस किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया. अगर फर्दर हम इंक्रीज और करते हैं टेम्परेचर को तो वो जो लिक्विड वाटर है वो कौन से स्टेट में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर. और वो कौन सा स्टेट है? गैसियस स्टेट. And the process by which the liquid changes into gaseous state, it is called vaporization or boiling. मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे
लिक्विड किस में चेंज हुआ, गैशियस स्टेट में चेंज हुआ, ये क्या कहलाता है मेरा वेपराइजेशन या बॉइलिंग। गेटिंग द पॉइंट? Now till now we had seen that what is going to happen when we increase the temperature. अब हम ये देखेंगे what is going to happen when we decrease the temperature. अगर हम temperature को decrease करते हैं तो ये जो गैस है, suppose we are decreasing the temperature, then this gaseous state is going to convert into which state? Liquid state. And the process by which the gas get converted into liquid state, it is called what? Condensation. क्या कहते हैं इसको? Condensation. And the best example for condensation is rainfall. In rainfall, the gaseous state or the water vapor which is present in the sky get converted into liquid water, and the process responsible for that is condensation. Okay, now let us see when we further decrease the temperature. और अगर हम decrease करते हैं temperature को, ठीक है, अगर कोई लिक्विड मैंने लिया और उसमें टेम्परेचर में डिक्रीज कर रही हूं तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड. एंड द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. वी हैड सीन द आइस क्यूब. मम्मी घर में या आप घर में आइस क्यूब जमाते हैं, ठीक है. फ्रीज में हम ये करते हैं, क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं और उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे टेम्परेचर को कम करने के लिए किस में रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं. जैसे हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है. और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा फ्रीजिंग. पानी क्या हुआ? फ्रीज हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपका लिक्विड था वो कौन से स्टेट में चेंज हो गया? सॉलिड में. इसलिए इसको एक और नाम से कहा जाता है क्या? Solidification. That means the process by which liquid get converted into solid state, it is called solidification. It is also possible that we can convert from solid to gaseous state directly. There is no intermediate state required. मतलब solid से हम direct gaseous state में भी जा सकते हैं, ऐसा भी possible है. And this process by which the solid directly get converted into gaseous state, it is known as what? Sublimation. क्या कहते हैं इसको? Sublimation. And the reverse of it is also possible. The gaseous state can also directly convert into which state? Solid state. And this process is also known as what? Sublimation. In other reference book you can find the other word for the process by which the gaseous state get converted into solid state. The other term is also there, but specifically we use the term sublimation always. Okay, now what are the example for sublimation? The most famous and the common example is camphor. Have you seen camphor? Camphor मतलब क्या होता है? कपूर. कपूर देखा आपने? जो सॉलिड व्हाइट कलर का कपूर रहता है, थोड़े दिन तक अगर आप उसको ओपन एयर में रख दोगे तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट. कोई लिक्विड दिखता है क्या वहां पे आपको? नहीं दिखता ना. और इसका एक और एग्जाम्पल होता है जो बहुत फेमस है, दैट इज नेप्थलीन बॉल. नेप्थलीन बॉल मतलब डामर गोली देखी आपने? जनरली क्या होता है, जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है तो हमारे जो विंटर क्लॉथ रहते हैं, वुलन क्लॉथ रहते हैं, उनको मम्मी पूरा वॉश करके वापस रखती है और उसमें एक वाइट कलर की गोली डालती है. वही जो गोली रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? डामर गोली. और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेप्थलीन बॉल. आप देखना मम्मी डाल के जरूर रखती है, लेकिन जब वापस नेक्स्ट विंटर सीजन आता है तो वो गोलियां वहां से गायब हो जाती है. वो पैर से चल के गायब नहीं हो जाती, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है? गैशियस स्टेट में. क्यों? क्योंकि वो कौन सा सब्सटेंस है? सब्लाइन सब्सटेंस. दैट मीन्स इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम solid state directly into which state? Gaseous state. And this process is called what? Sublimation. And the substance is called sublime substance. This is very 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 important question from exam point of view. Okay, let us also see the example for reverse process. That is, the gaseous state can also be directly converted into which state? Solid state. And it is also known as what? Sublimation. And the best example is ड्राई आइस, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जो हमारा गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है
उसको भी हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं और वो क्या बन जाता है हमारा ड्राई आइस, एंड दिस इज एग्जाम्पल फॉर दिस process. Till now we had seen that how we are going to use temperature to change from one state to the other state. How we can change by increasing and decreasing the temperature and what that processes are known as. सब देखा हमने कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे आते हैं और वो प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ऐसा हो क्यों रहा है. अब ये हो क्यों रहा है इसको देखने के लिए हम आगे चलते हैं. ओके, टू अंडरस्टैंड why the state is changing when we are increasing or decreasing the temperature, let us do one experiment. For doing the experiment we required some ice cube, beaker, tripod stand, burner, thermometer, iron stand also to hold the thermometer. Okay, let us begin with doing the experiment. First we are going to place the beaker above the tripod stand and we are going to light up the burner, and after that we are supposed to put some ice cube into the beaker and also immerse the thermometer with the help of the iron stand. Let us come to the experiment once again. अभी तक हमने देखा था कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो आइस क्या हो रही थी, मेल्ट हो रही थी. मेल्ट क्यों हो रही थी, क्योंकि पार्टिकल्स की क्या बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी. हीट कर रहे हैं मतलब पार्टिकल मूव करना चाहेंगे तो क्योंकि हम जानते हैं आइस कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो पार्टिकल्स कैसे है, पास प्रेजेंट है, तो वो दूर होना चाहेंगे. मतलब क्या इंक्रीज हो रही, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा. ऐसा हम थर्मोमीटर में देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज हो रही, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा. तो ये हीट जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ के वो जो सब्सटेंस है उनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बढ़ना चालू हो जाते हैं. और वो जैसे ही बढ़ना चालू होते हैं तो हमारा जो सॉलिड आइस क्यूब है वो पूरा किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में. एंड द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड get converted into liquid state, this temperature is nothing but the melting point. इसी को हम क्या बोलते हैं, melting point. melting और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है. मेल्टिंग मतलब वो प्रोसेस जिससे सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ, लेकिन जिस टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट. और मेल्टिंग पॉइंट को नापने के लिए या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर नापने के लिए हम बहुत सारे स्केल्स यूज करते हैं टेम्परेचर के. उसमें से एक होता है सेल्सियस स्केल, एंड इन केस ऑफ सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 degrees Celsius, and in case of Kelvin scale the melting point of ice is 273 Kelvin. ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में आता है कि what is the melting point of ice in Celsius scale or what is the melting point of ice in Kelvin scale. Getting the statements? Let us come to the experiment once again. अभी तक हमने देखा था कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो आइस क्या हो रही थी, मेल्ट हो रही थी. मेल्ट क्यों हो रही थी, क्योंकि पार्टिकल्स की क्या बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी. हीट कर रहे हैं मतलब पार्टिकल मूव करना चाहेंगे तो क्योंकि हम जानते हैं आइस कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो पार्टिकल्स कैसे है, पास प्रेजेंट है, तो वो दूर होना चाहेंगे. मतलब क्या इंक्रीज हो रही, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा. ऐसा हम थर्मोमीटर में देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है,
तो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज हो रही तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। तो ये हीट जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ के वो जो सब्सटेंस है उनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बढ़ना चालू हो जाते हैं, और वो जैसे ही बढ़ना चालू होते हैं तो हमारा जो सॉलिड आइस क्यूब है वो पूरा किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड स्टेट में। और बीकर में हमने जितने आइस क्यूब लिए हैं उसमें से जब तक लास्ट वाला आइस क्यूब भी वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब किया? सिस्टम एब्जॉर्ब किया, और एक तरीके से ये हीट एनर्जी क्या हो गई? गायब हो गई, दिखी नहीं हमको। कुछ भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, जबकि नीचे से हम वो फ्लेम कंटिन्यूअसली बर्नर के हेल्प से दे रहे थे। तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ रहा है, तो वो टेम्परेचर को कौन एब्जॉर्ब किया? सिस्टम एब्जॉर्ब किया, ताकि किस स्टेट में चेंज हो जाए? कौन से स्टेट में? सॉलिड किस में चेंज हो जाए? पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट में। और ये जो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया या हाइड कर दिया, ये हिडन हीट ही क्या कहलाती है? हमारी लेटेंट हीट। आया समझ में? लेटेंट हीट दैट मीन्स द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम to break or to change the interparticle spaces between the particle, it is called which heat? Latent heat. आइए इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ किया and we have taken temperature on y axis and we have taken टाइम ऑन एक्स एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि हम टेम्परेचर लगातार, हमने आइस क्यूब लिया था तो वो डेफिनेटली माइनस में होगा, और माइनस से जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जीरो पे आएगा, और जीरो पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, ये कौन सी हीट थी? हमारी लेटेंट हीट, क्योंकि यहाँ पे आइस किस में कन्वर्ट हो रही थी? वाटर में, इसलिए ये हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आया समझ में? और अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंचता है तो हम ये देखते हैं कि 100 डिग्री पे टेम्परेचर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाता है, जैसे 0 पे हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे कुछ समय तक टेम्परेचर हम नीचे दे रहे हैं, फ्लेम प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ने के बजाय रुक सा गया है। ये रुकता है इसलिए ताकि पूरा का पूरा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए? वाटर वेपर में। और ये जो हाइड हुई एनर्जी या टेम्परेचर यहाँ पे जो चेंज नहीं हुआ, ये हमारी कौन सी हीट कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आया समझ में? लेटेंट हीट ऑफ, अभी हमने आपको दो टर्मिनोलॉजी पढ़ाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? नाउ लेट अस सी द सेकेंड बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, and the question is, what is melting point? And the answer for it is, the temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. The important word here is atmospheric pressure. It is very important to specify atmospheric pressure. Why? Because we know that the state can be changed either by changing the temperature or by changing the pressure. तो यहाँ पे हम प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर वही है, हमारे रूम का ही प्रेशर है। तो वहां पे वो जो प्रेशर प्रेजेंट है उसको हम कौन सा प्रेशर कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर। ओके, क्या चेंज कर रहे हैं? बस टेम्परेचर, राइट? Let us see the third basic question. What is boiling point? And the answer for it is, the temperature at which the liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point. जैसे मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था हमने, सेम वैसे ही बेटा, कि मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें पूरा लिक्विड किसमें चेंज हो गया? गैसियस स्टेट में। ये टेम्परेचर ही क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। जब भी पॉइंट की बात हो, चाहे वो बॉइलिंग हो चाहे मेल्टिंग हो, उसमें कहाँ से स्टार्ट होगा आंसर? द टेम्परेचर से। लेट अस रीड द फोर्थ बेसिक क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? And the answer for it is, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion.
वन वर्ड इज इम्पॉर्टेंट हियर, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम नहीं पढ़ाया था, डेट इज 1 kg। 1 kg इसलिए लिया है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस। 12 क्यों लिया गया, 13 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेना था, ठीक है, ताकि कोई भी अगर कैलकुलेशन करे तो सेम नंबर यूज करे, इसलिए यहाँ पे 1 kg वर्ड यूज हुआ है। समझ में आया? अब देखिए उतनी हीट एनर्जी जो लग रही है किसके लिए, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। कब हो रहा है ये प्रोसीजर, जब वो कहाँ पे है, उसके मेल्टिंग पॉइंट में। यही क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गेटिंग द स्टेटमेंट? Let us read the fifth basic question. What is latent heat of vaporization? The amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at its atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. अब देखिए दोनों आंसर में सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन मतलब क्या होता है, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, और वेपराइजेशन मतलब लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में। और सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे, और लिक्विड गैसियस स्टेट में कब चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, आया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर्स। टिल नाउ वी हैड सीन दैट how we are going to change from one state to another with the help of temperature. Now how we are going to change from one state to another state by changing pressure, let us have a look on it also. Let us do one experiment to understand this concept. For this we required a cylinder that is filled with some gas. It can be any of the gas like nitrogen, carbon, oxygen, etc. Okay, and one piston is also required to compress the gas. Okay, now in this experiment what we are going to do, we are going to compress the gas that is filled in the cylinder. We know that in gaseous state the interparticle space between the particle is very far apart, मतलब पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। जैसे ही पिस्टन से हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े पास हो जाएंगे। जैसे ही पास आएंगे पार्टिकल्स तो वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या हो गया, कम हो गया। और फर्दर अगर हम फिर से प्रेशर हम अप्लाई करते हैं पिस्टन की हेल्प से, इंक्रीज करते हैं प्रेशर को, तो पार्टिकल के बीच की स्पेसिंग और कम हो जाएगी, और कम हो के वो कौन से स्टेट में चले जाएगी, सॉलिड स्टेट में। आर यू गेटिंग द स्टेटमेंट्स? एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द स्टेट बाय चेंजिंग द प्रेशर। ओके।